नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ काम के कारण मैं वीडियो नहीं दे सका। आज से प्रयास करूंगा कि लगभग रोज़ एक आपको वीडियो मिलती रहे। तो हम लोग हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिनमें लगभग 2000 क्वेश्चन होंगे। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम देखेंगे काव्य संप्रदाय से संबंधित। तो पहला पॉइंट है, काव्य संप्रदायों का क्रम है। तो काव्य संप्रदाय का क्रम किस प्रकार से है, तो आइए देखते हैं। पहले रस संप्रदाय है, फिर अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय, अंतिम है औचित्य संप्रदाय। और इन संप्रदायों के प्रवर्तक को देख लेते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो काव्य संप्रदाय एक तरफ और एक तरफ प्रवर्तक हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदरचना रीति काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा उक्ति के रचनाकार हैं। तो इस उक्ति के रचनाकार आचार्य वामन जी हैं। अगला पॉइंट है, कालक्रमानुसार, कालक्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम। तो कालक्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम है, पहले दंडी हैं जो 7वीं शताब्दी के हैं, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा है। तो अलंकारवादियों ने अलंकार को क्या कहा है, तो काव्य का सर्वस्व कहा है, काव्य का सर्वस्व। अगला पॉइंट देखते हैं, काव्य का सर्वस्व। अगला पॉइंट है, काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो आचार्य वामन हैं। अगला पॉइंट है, भामह का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। तो भामह जी का अलंकार से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वह काव्य अलंकार है। अगला पॉइंट देखते हैं, आचार्य जगन्नाथ की कृति है। तो आचार्य जगन्नाथ की कृति कौन सी है, रस गंगाधर है। अगला पॉइंट है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कौन है काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार, आचार्य मम्मट जी हैं। अगला पॉइंट है, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्य धाव्यक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवेत्। काव्य हेतु संबंधी इस उक्ति के रचनाकार हैं। तो इस उक्ति के रचनाकार कौन है, तो मम्मट जी की उक्ति है। अगला पॉइंट देखते हैं, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आचार्य कुंतक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार क्षेमेंद्र जी हैं। अगला पॉइंट है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आनंदवर्धन है। अगला पॉइंट देखते हैं, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार दंडी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार जयदेव हैं। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला पॉइंट है, अदोषौ सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, काव्य का यह लक्षण किसने दिया है, तो काव्य का यह लक्षण आचार्य हेमचंद्र जी ने दिया है। अगला पॉइंट है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, यह कथन है। तो यह कथन भरत मुनि जी का है। अगला पॉइंट देखते हैं,
10 रूपक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो 10 रूपक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो धनंजय हैं। अगला पॉइंट है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो रुय्यक हैं। अगला पॉइंट है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। अगला पॉइंट है औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अगला पॉइंट देखते हैं ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि काव्य संप्रदाय का प्रतिपादन आनंदवर्धन जी ने किया। अगला पॉइंट है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आनंदवर्धन जी ने किया। अगला पॉइंट है डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है। तो डॉक्टर नागेंद्र को क्या माना जाता है? तो रसवादी आचार्य माना जाता है। अगला पॉइंट है जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण है। तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण ध्वनि का है। अगला पॉइंट है मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला पॉइंट है मिथकीय चिंतक है। तो मिथकीय चिंतक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह हर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप लोग इसे छोड़िएगा मत, एकदम 2-3 बार रट लीजिए। अगला पॉइंट है गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं। गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है। अगला पॉइंट है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति यह मत है। तो यह मत आचार्य जॉर्ज शेखर का है। अगला पॉइंट है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। तो किसने शुरू किया? आचार्य वामन ने। अगला पॉइंट है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जिस शब्द का व्यवहार किया है वह है। तो काव्य हेतु की जगह इन्होंने काव्यांग को माना है। अगला पॉइंट है आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है। तो किसको काव्य हेतु माना है? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है। अगला पॉइंट है बिंब का कार्य है। तो बिंब का कार्य क्या है? काव्य को सजीव बनाना ही बिंब का कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं भरत मुनि के रससूत्र के काव्यकार हैं। तो भरत मुनि के रससूत्र के काव्यकार कौन कौन हैं? तो भट्टलोलक हैं, शंकुक हैं, भट्टनायक हैं और अभिनव गुप्त हैं। अगला पॉइंट है अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है। तो किसको माना है? अभिव्यक्ति को माना है। अगला पॉइंट है भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या में रस निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। तो भट्टनायक ने माना है रस निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति। अगला पॉइंट है भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। तो शंकुक ने माना है। यह तीनों प्रश्न भरत मुनि से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है भट्टलोलट ने भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है। तो निष्पत्ति का अर्थ भट्टलोलट ने किसको माना है? उत्पत्ति को माना है। अगला पॉइंट देखते हैं भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। अगला पॉइंट है
शंकु का अनुमितिवाद सिद्धांत प्रभावित है तो यह न्याय दर्शन से प्रभावित है। शंकु का अनुमितिवाद सिद्धांत। अगला पॉइंट है भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है तो यह सांख्य दर्शन से प्रभावित है। अगला पॉइंट है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किससे प्रभावित है तो वेदांत दर्शन से प्रभावित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पॉइंट देखते हैं भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में क्या किया है तो तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या में क्या किया है तो चित्रतुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है केशवदास भामह जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है तो आनंदवर्धन अलंकारवादी नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं दृष्ट प्रीति और अदृष्ट या कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है तो दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन किसने माना है तो आचार्य वामन ने माना है। अगला पॉइंट है काव्य सद दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद का यह कथन है तो यह कथन आचार्य वामन का है। अगला पॉइंट है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है तो किसने की है भट्टनायक ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की तो किसने स्वीकार किया अभिनव गुप्त ने। अगला पॉइंट है ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं तो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। अगला पॉइंट है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया तो किसने किया अभिनव गुप्त ने किया है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बस यहीं समाप्त करता हूं और आगे की प्रश्नों की श्रृंखला में दूंगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी तो आप लोग बने रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप लोग कहीं जाना नहीं होगा, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मैं आप लोगों को करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय हिंदी।